Hey guys, this is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि 2 दिन मैंने आप लोगों को लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट से दूर रखा, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि स्पीकिंग के बाद आज मैं आप लोगों के लिए राइटिंग मॉड्यूल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपकी सिर्फ आइल्स में ही नहीं मदद करेगा, आपके एग्जाम क्रैक करने में भी आपकी काफी हेल्प कर सकता है। बिकॉज द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कल्चर। आप लोगों ने देखा होगा कि कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, और बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखें क्या। तो इसीलिए मैंने कल्चर से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक उठाया है जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजों के एडवांटेजेस को काउंट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल मैं सभी के ऊपर डिटेल में नहीं जा पाऊंगी। इन अ नटशेल मैं आप लोगों को सभी पॉइंट्स के बारे में समझाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू एनलाइटन यू ऑल अबाउट कल्चर। व्हाट इज कल्चर? Whenever something is asked about culture, students often get confused that what they should do. So just remember one thing while you are doing any question related to culture, it is about people. Culture means people. It means the food they eat, clothes they wear, the language they speak, whatever they believe and do and speak or feel, anything, whatever that comprises a person or related to that person in a particular area, that is known as culture. तो जब भी आप लोगों को लगे कि कल्चर के बारे में टॉपिक पूछा गया है और आप कंफ्यूज हो, तो आप सिर्फ इतना सोचिएगा, कल्चर से रिलेटेड, हेरिटेज से रिलेटेड बात की जा रही है, लैंग्वेज से रिलेटेड बात की जा रही है। इसी तरीके से आप लोग पूरा टॉपिक बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब मेन क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं हमेशा ही राइटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने को कहती हूँ, और मेरी स्टूडेंट से हमेशा से यही रिक्वेस्ट रहती है कि इफ योर इंट्रोडक्शन इज स्ट्रेंथन, इफ यू हैव रिटन इट ब्यूटिफुली, यू गोना स्कोर इट मैक्सिमम। यू हैव टू शो योर सुप्रीमेसी इन टास्क 2 बाय योर इंट्रोडक्शन। When the task response is completely 100% in your task, you can score more than 7 or 7.5, and that is something quite important. अगर आप लोग इस चीज पे काम करते हो, अगर आपका अटेम्प्ट 7 या उससे ऊपर होता है, अदरवाइज आपका अटेम्प्ट ही अप टू 7 रह जाता है, जिसमें जाहिर सी बात है अगर आप 7 नंबर का पेपर करेंगे तो आपको 6 और 6.5 नंबर ही मिलेंगे उसमें, यानी कि 6 या 6.5 बैंड ही मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को ये सिखा देती हूँ कि आप किसी भी राइटिंग टास्क का उसके पॉइंट्स की नॉलेज हुए बिना बहुत ब्यूटीफुली इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एकेडमिक और जीडी स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। जीडी स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रिफॉर्म और भी कर सकते हैं, बट फॉर एकेडमिक्स इट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एंड वुड बी इजियर टू कॉम्प्रिहेंड। आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगा, और जब आपको आसानी से कुछ समझ आता है तभी आप सामने वाले को आसानी से कुछ भी समझा सकते हैं। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड वेरी केयरफुली। इफ यू कैन अंडरस्टैंड वट एवर यू आर राइटिंग एंड इफ यू आर राइटिंग सेंस, योर एग्जामिनर विल डेफिनेटली गेट इट। You don't have to worry about it that I have changed this, I have written this, whether it will go correct or incorrect. So what you have to do is just do not write just for the sake of writing. Write because you want to explicate something to the other person. You want to illustrate something to the other person. तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूंगी आप लोगों का कि आप लोग एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ उसके बेसिक्स बताऊंगी, और क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरीके से आप लोग एक इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करवा देती हूँ। इंट्रोडक्शन को आप हमेशा से ही 3 एरियाज में डिवाइड कर लीजिए। 3 एरियाज में मतलब ये है कि सबसे पहले आप जर्नल स्टेटमेंट लिखिए। आपको कोई भी सवाल आ जाता है, जैसे स्टूडेंट हो गए, एजुकेशन हो गया, स्कूल हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, तो इसमें अगर आप स्टूडेंट और स्कूल से रिलेटेड देखते हैं तो एजुकेशन के ऊपर आप एक जर्नल स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी हिस्ट्री या कल्चर से रिलेटेड आता है तो आप लोगों के ऊपर जो है पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, लिविंग स्टाइल के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर मिलता है तो आप जर्नल स्टेटमेंट जो है टेक्नोलॉजी से बेस्ड बना सकते हैं। एक दिन मैं आप लोगों के लिए जर्नल स्टेटमेंट की भी कुछ जो है कॉमन लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जो कि
काफी हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस को या बहुत सारे टर्म्स को प्रैक्टिस करने की मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बार उनके 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें किसी भी क्वेश्चन में एक जनरल स्टेटमेंट को इन्फ्यूज करना होता है। सेकेंड जो चीज होती है हमारी, दैट इज बैकग्राउंड। दिस इज द एरिया वेयर वी रीफ्रेज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। रीफ्रेज वाला एरिया जो होता है आपके क्वेश्चन में वो ये होता है, सवाल से पहले जितना भी स्टेटमेंट आपको किसी भी एक ऐसे में दिया गया है उसको आप पूरी तरह से रीफ्रेज करके लिखते हैं। रीफ्रेज में स्टूडेंट्स जिनको पूरी तरह से सेंटेंस को चेंज करने में प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ सिनोनिम्स का इस्तेमाल करके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इफ यू कैन चेंज द एंटायर स्टेटमेंट इन अ डिफरेंट वे कीपिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट सिमिलर देन इट वुड इम्पैक्ट मोर। लास्टली हमारे पास आ जाता है थीसिस। थीसिस में हम लोग जो भी आप लोगों से सवाल पूछा गया होता है, जैसे अगर आपसे पूछा गया है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, और डू यू एग्री और डिसएग्री, तो इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली जो आप सेंटेंस लिखते हो उसको हम थीसिस बोलते हैं। अभी आप लोगों को ये काफी अजीब लग रहा होगा कि इस तरीके से अब हम कैसे डिफाइन करें, किस तरीके से जो है हम लोग इसको बांट सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो कल्चर के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगी वहां पे आप लोगों को आसान हो जाएगा इसको समझना कि कैसे आप लोग एक किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को विदाउट उसके पॉइंट्स को समझे बिना, इवन आपको अगर उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट आता है या आपको कोई भी और आइडिया नहीं आ रहा है, विदाउट आइडिया आप कैसे इंट्रोडक्शन को अपने क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको ब्यूटीफुली लिख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो थीसिस होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको क्लियरली ऊपर मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका कंक्लूजन होता है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन थीसिस होता है। जो भी चीज आप थीसिस में लिखते हैं उसी का एक एक्सट्रैक्ट आपको कंक्लूजन में डालना होता है। जो बच्चा इस चीज को फॉलो करता है उसका कंक्लूजन कभी भी रॉन्ग नहीं जाता। और ये कैसे आप कर सकते हो ये मैं आपको टास्क के थ्रू बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को मिस कर दोगे, क्योंकि एंड में आप लोग सिर्फ कॉपी कर सकते हो एंड कॉपिंग इज ऑलवेज इमिटेटिंग समथिंग, बट ट्राई टू लर्न एंड ग्रैस्प as much as you all can। तो चलिए अपने क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग अ सिंगल वर्ल्ड कल्चर, डू यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को एक सिंगल कल्चर यानी कि एक सेम सिविलाइजेशन के अंदर बांध रही है। आप इस बात से अग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करूंगी, क्योंकि इसमें अगर आप लोग डिसएग्री के बारे में पॉइंट सोचेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट नजर ही नहीं आएगा जो कि पूरी तरह से वैलिड हो। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो अप्लाइड साइंस है, जो जैसे जैसे मेल्योरेट हो रही है, जैसे जैसे डेवलप कर रही है, वो सभी ही कल्चर्स को सिमिलर बनाती जा रही है। तो मुझे लगता है आप सब लोगों ने क्वेश्चन बड़े ध्यान से नोट कर लिया होगा। इसके बाद आपको फुल फ्लैश बोर्ड दिखेगा जो कि मैंने रेडी किया हुआ है और जहां पे मैं आप लोग का टाइम सेव कर पाऊंगी और आपको क्वेश्चन समझा पाऊंगी। तो चलिए इसके पॉइंट से शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसके पॉइंट्स को आप जॉट डाउन कर सकते हो और उनसे आसानी से आप अपना पूरे का पूरा टास्क तैयार कर सकते हो। तो हमारा पहला पॉइंट है हमारे टास्क का, owing to globalization people are wearing similar brands whether it is clothing or footwears all around the globe। कहते कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे ट्रेडिंग पूरी दुनिया में फैल रही है, उसके कारण जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, सिमिलर ब्रांड्स के पहन रहे हैं, चाहे वो क्लोथिंग हो चाहे फुटवेयर्स हो, सब लोग एक ही ब्रांड की चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं गोइंग टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट किसी को अगर नहीं समझ है, किसी को नहीं मालूम है इसके बारे में, तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जो भी ब्रांड्स, जो भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो अपना जाल जो है पूरी दुनिया में फैला रही हैं। एक ब्रांड अगर नाइकी का ब्रांड आपको इंडिया में मिलता है तो यही सेम ब्रांड आपको कनाडा में भी पहनने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा कल्चरल फ्यूजन जो है ऑन है, क्योंकि हम लोग अगर आप लोग पहले के टाइम पे चले जाएं तो इंडियन पीपल मोस्टली यूज्ड टू वियर साड़ीज एंड सूट्स, बट नाउअडेज एवरीबॉडी इज प्रेफरिंग टू वियर डेनिम्स। हर कोई जीन्स पहनता है, ठीक है। अगर हम लोग पहले देखें तो पहले जो है हमारी
लेकिन अब जो इंडिया के लोग हैं या बाहर वाली कंट्रीज के लोग हैं, उनका जो गेटअप है, जो अपीयरेंस है क्लोथिंग वाइज, वो बिल्कुल सिमिलर हो चुका है, जिसके कारण कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो लोगों को कल्चरली फ्यूज कर रही है, लोगों को एक कर रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जब भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें इंटरनेट को छोड़ना वुड बी अ फॉल्ट एंड इट वुड बी अ इनजस्टिस टू। तो हम लोग इंटरनेट की बात करेंगे। इंटरनेट हैज ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द रेल्म ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है क्रांति ले आया है। रेल्म का मतलब होता है REALM, इट मीन्स फील्ड, डोमेन, डिसिप्लिन। तो ये सारे वर्ड्स रेल्म के सिनोनिम्स माने जाते हैं, बेसिकली फील्ड के लिए यूज होता है, ऑफ कम्युनिकेशन एंड द वे पीपल लिव टुडे। हमारा सेकंड पॉइंट है कि इंटरनेट जो है हमारे हर एक जिंदगी के हिस्से में एंटर कर चुका है, हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल चुका है। स्पेशली कम्युनिकेशन में ये बहुत सारी चेंजेस लेके आया है, क्योंकि आजकल हम लोग फेस टाइम भी कर सकते हैं, आप लोग PDF फाइल्स भी सेंड करते होंगे, ठीक है। आप लोग अपने आइडिया शेयर कर सकते हो फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड विदाउट गोइंग टू दैट प्लेस फिजिकली और इन पर्सन। You have your screen, you can use your virtual power and you can access the entire world. You can talk to anybody by using social media platforms. तो इस तरीके से भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हम सब लोगों को एक दूसरे को समझने में वर्ल्ड वाइड जो है काफी ज्यादा मदद की है। हमारा थर्ड पॉइंट है, English has become a common tongue with development in technology. Resultantly, identical tongues are also contributing towards cultural diffusion. आप लोग को मालूम है कि थोड़े टाइम पहले अगर हम एक डेकेड पीछे चले जाएं तो इंग्लिश वॉज नॉट दैट कॉमन लैंग्वेज। इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था, स्पेशली इन इंडिया। बट नाउ everyone is getting involved in learning this language because it has power. It is known as global tongue and it is spoken by almost every nation of the world. If you cannot understand anything else, any another language, you can go for speaking English because it will be understood by everybody. If you don't know Spanish, that would not be a problem. If the other person is Spanish and they do not know the Indian or the Hindi or any of our regional languages, they can speak to us in English. So English has reduced the entire barriers which are related to boundaries, and it has helped us a lot in understanding the other traditions and cultures. We are able to communicate. तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेट का सब पॉइंट आप लोग इसको रख सकते हैं और BP1 में ही इसको एड ऑन भी कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल भी आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कहीं से भी लगता है कि आप लोग अपने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंग्लिश सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं, इसीलिए कल्चरल एक्सचेंज जो है पॉसिबल हुआ है। टंग्स जो है हम लोग लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिकल इज फॉर सिमिलर, और कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ कल्चर्स। तो इस तरह के वर्ड्स आप लोग कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन में जरूर इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं पूरा पॉइंट दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ। इंग्लिश हैज बिकम अ कॉमन टंग विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, रिजल्टेंटली आइडेंटिकल टंग्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कल्चरल डिफ्यूजन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल आर कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड नोइंग सेवरल नेशंस एंड देयर रिचुअल्स मेकिंग देम मोर रिस्पेक्टफुल एंड इन्फ्लुएंस्ड। लोग जो है आजकल ज्यादा घूम पा रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। वी हैव जेट इंजन्स, वी हैव another forms of transport, modes of transport that help us commute from or move from one place to another place without any kind of hassle, जो कि बहुत आसान कर दिया है जिसने हमारे मूवमेंट को, हमारे रिलोकेशन को। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रहे हैं, वो बहुत सारे देशों के बारे में जानकारी हासिल कर पा रहे हैं, उनके रिचुअल्स के बारे में जान पा रहे हैं, जिसके कारण रिस्पेक्ट बढ़ रही है, इन्फ्लुएंसमेंट बढ़ रही है और हम लोग एक दूसरे के कल्चर्स को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग, नेक्स्ट पॉइंट है, awareness of dwellers is rapidly inclining। लोगों की जानकारी भी बढ़ रही है, सोशल मीडिया पे यूज पे अवेलेबल होने के कारण उनको हर एक जगह के बारे में नॉलेज मिल सकती है और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू उनको पता चल जाता है कि किस तरीके से जो सब लोग हैं अपनी लाइफ को जी रहे हैं, डेली लाइफ, डेली स्केड्यूल, पूरी दुनिया में लोगों का क्या है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी चीज है, ये पूरा सिचुएशन है, ये पॉसिबल है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमने टूरिज्म पे बेस्ड रखा है, क्योंकि टूरिज्म के कारण जितना
जितना कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला है वो सच में फिनोमिनल है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, टूरिज्म हैज बूस्टेड टू स्प्रेड ट्रेडिशंस एंड कल्चरल फ्यूजन हैज बिकम टुडेज रियलिटी। टूरिज्म ने बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस को स्प्रेड करने में मदद करी है। एक जगह से जाकर दूसरी जगह पे हम अपना फूड, अपना म्यूजिक प्रमोट करते हैं। जो चीजें हम लोगों को दूसरे कल्चर की अच्छी लगती हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं, और अपने कल्चर की कुछ ब्यूटीफुल चीजें हम लोग हैं जो बाहर लोगों को गिफ्ट करके आते हैं ताकि वो लोग अडॉप्ट कर सकें। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है टूरिज्म पे बेस्ड है। सेकंड लास्ट पॉइंट अगर आप लोगों ने किसी ने भी नोट नहीं किया है तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अवेयरनेस ऑफ ड्वेलर्स इज रैपिडली इंक्लाइनिंग। रैपिडली इंक्लाइनिंग का मतलब है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बेसिक्स में समझा चुकी हूँ। अब किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन जनरेट करेंगे, मेरी लेसन्स के हिसाब से आपको सबसे पहले एक जर्नल स्टेटमेंट बनाना है। जर्नल स्टेटमेंट का सिर्फ इतना वैल्यू होता है कि आप लोगों की क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर देती है, आपके क्वेश्चन को और भी ज्यादा वो इजीली सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बहुत ही कॉमन रखा है और आप लोग भी इस तरीके से जर्नल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके, इस तरह से कॉमन लाइंस का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है, हमारा जो जर्नल स्टेटमेंट है वो है, सर्टेनली चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड मैन थ्रू द एजेस हैज अंडरगोन न्यूमरस चेंजेस। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो चेंज है वो नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। और अगर स्पेशली हम मैन की बात करें, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो काफी सदियों से इसने बहुत सारे चेंजेस को फेस किया है। ये हमारा जर्नल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब कंटेम्प्रेरी यूज किया जाता है मॉडर्न के सिनोनिम के तौर पे। टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग ऑटोमेशन, अप्लाइड साइंस, टेलीकम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की पहली स्टेटमेंट जो मैंने जनरेट की है वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अब मैं क्वेश्चन की लाइन को जो है रिफ्रेश करना चाहती हूँ। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है कि सवाल से पहले जितनी भी आपको लाइन दी गई है, जितना भी बड़ा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, आप उसको चेंज करके अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो हमने चेंज करके उसको लिखा है, विद द एडवेंट ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के शुरू होने से, कंटेम्प्रेरी रोबोटिक्स such as TV, internet, means of transport, etc. have played a significant role in creating similar ethnicity globally. 21st सेंचुरी के आने से जो कंटेम्प्रेरी रोबोटिक्स है, कंटेम्प्रेरी रोबोटिक्स मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि पूरी दुनिया को एक कर सके। आई कंप्लीटली agree to the given statement, I utterly agree to the given statement और I vehemently agree to the given statement। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आप लोग अपने थीसिस के लिए लिख सकते हैं। थीसिस का मतलब ये होता है जो भी क्वेश्चन वाला, जो भी आपका क्वेश्चन सेंटेंस होता है, जैसे कि डू यू अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है। इसके लिए आप लोग थीसिस लिखते हो और आप लोग ऊपर ही लिख देते हो इसको इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन में, ताकि जब वो आपके बॉडी पैराग्राफ्स को रीड आउट करेंगे, जब भी आपका एग्जामिनर बॉडी पैराग्राफ्स को रीड आउट करेगा तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी समझने में कि बच्चे ने बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन किया है। कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं, विल डिस्कस इन लेटर पैराग्राफ्स। आप लोग उस चीज को बिल्कुल ही क्रॉस कीजिए। आप लोगों को वो सेंटेंस लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू कैन गो डायरेक्ट बाय राइटिंग आई कंप्लीटली एग्री टू द गिवन स्टेटमेंट। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कल्चरल डिफ्यूजन में काफी मदद करती है। अब मैंने बेसिक्स करवाते हुए स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था, जो भी स्टूडेंट कंक्लूजन राइट डाउन करना चाहता है और बिल्कुल करेक्ट लिखना चाहता है, उसके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो याद रखे कि कंक्लूजन थीसिस बेस्ड होता है। अब कंक्लूजन थीसिस बेस्ड होने का मतलब ये है कि मैंने बोला था कंप्लीटली एग्री टू द गिवन स्टेटमेंट। अब एग्री के पॉइंट्स मैंने BP1 और BP2 में लिखे हैं, तो BP1 और BP2 में से दो कंबाइंड पॉइंट्स निकाल के हम अपना कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। एक बार मैं कंक्लूजन भी बता देती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। टू रिकैपिचुलेट, it can be restated that indeed automation has brought people together। to recapitulate से लेकर that तक आप लोग हर एक कंक्लूजन का स्टेटमेंट सेम रख सकते हैं। indeed मतलब होता है undoubtedly, निसंदेह। automation has brought people together, जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों को करीब ले आई
Precisely, it is creating a single world civilization where barriers or boundaries encompassing distance, clothes and language को वर्नाकुलर भी लिख सकते हैं, do not exist. तो इसमें हम लोगों ने बोला है प्रिसाइसली का बेसिकली मतलब होता है स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं. इट इज क्रिएटिंग अ सिंगल वर्ल्ड सिविलाइजेशन. टेक्नोलॉजी जो है वो सिंगल वर्ल्ड क्रिएट कर रही है जिसमें डिस्टेंस, क्लोज और लैंग्वेज जैसे कोई भी बैरियर्स अब नहीं रह गए हैं. तो ये था हमारा आज का पूरा टास्क. इसके साथ में मैंने कुछ वोकैब वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, वो आपको मैं जब अभी क्लोजर वर्जन दिखाऊंगी अपने बोर्ड का तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. और बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को अपने टास्क 2 में इस्तेमाल करने होते हैं. ये वोकैब वर्ड्स हैं. आप लोग किसी भी तरह के कल्चर बेस्ड जो टास्क होते हैं मॉड्यूल टास्क 2 के, उसमें आप लोग इस वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मैंने हेरिटेज, वैल्यू, प्रेजुडिस, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल शॉक, कल्चरल डिफ्यूजन, नॉर्म्स एंड पॉलिसीज, लिंगुआ फ्रैंका. लिंगुआ फ्रैंका is basically used for common language. Rituals to evoke. To evoke means bring back memories. Medieval is Middle Ages. Shanties and dirges is something new. Shanties and dirges means traditional songs of a particular place. Basically, very traditional songs are known as shanties. So last word in the QA is linguistics. Linguistics is always related to language. It is always about language. तो ये था हमारा आज का टास्क 2 क्वेश्चन. उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये समझ आया होगा. तो ये था हमारा आज का पूरा टास्क 2 का क्वेश्चन जो कि हमारे कल्चर पे बेस है, हमारे लोगों पे बेस है. और इस तरह के क्वेश्चन को करने में आप लोगों को अब से कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब इन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम थोड़े दिनों बाद फिर से एक क्वेश्चन जो है कल्चर से रिलेटेड करेंगे ताकि आप लोगों को कल्चर से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को आज का टास्क आइल्स से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चला होगा. हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए. अगली बार फिर आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. तब तक के लिए मैं काजल कौशिक आप सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ.